चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग बताइए जल्दी से आंसर क्या करोगे? बंगाल विभाजन, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो बंगाल विभाजन जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है कि 1905 के अंदर में हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं कि बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी, तो उस समय जो है लॉर्ड कर्जन जो है भारत के क्या थे, वायसराय थे, वायसरॉय। ओके, तो ये आप लोगों से पूछा गया कि बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी, तो उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। इसके अलावा आप लोग एक चीज याद रखेंगे, बंगाल विभाजन अस्तित्व में कब आया, तो ये आया था 16 अक्टूबर 1905 को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास में जो नेशनल मूवमेंट वाली क्लास है उसके अंदर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन करवाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि 16 अक्टूबर 1905 का महत्व क्या है। इस दिन बंगाल का विभाजन अस्तित्व में आया था, ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, ठीक है। 19 जुलाई को बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी, 19 जुलाई को। लेकिन ये अस्तित्व में कब आया कि भाई बंगाल का विभाजन आज से लागू हो रहा है, तो वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ये याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना बनती है आपकी। वैसे फ्रेंड्स 1905 से लेकर आप लोगों का दिसंबर 1911 तक ही ये बंगाल का बंटवारा अस्तित्व में रहा। 1911 में बंगाल का बंटवारा रद्द कर दिया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1911 में। तो बंगाल के बंटवारे को कब रद्द कर दिया गया? 1911 के अंदर में। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए फ्रेंड्स, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ताकि इसी तरीके से आप लोगों को जो है फ्रेंड्स जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन जो है वो करवाए जा सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अल इदरीसी, ये न्यू एनसीईआरटी प्लस ओल्ड एनसीईआरटी दोनों के अंदर में ये दिया हुआ है आप लोगों का पॉइंट, ठीक है। आप लोगों को बताना है अल इदरीसी कौन था। तो अल इदरीसी जो है फ्रेंड्स, ये एक जो है राइटर था, डॉक्टर था, ज्योग्राफर था या हिस्टोरियन था। तो ये एक ज्योग्राफर था, भूगोलवेत्ता था, ये याद रखना है, मैप बनाने का काम करता था ये। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं अल इदरीसी की, तो अल इदरीसी जो है ये कौन से देश का था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। तो अल इदरीसी के बारे में अगर आप लोगों को याद रखना है तो आप लोग याद रखिएगा, ये एक अरब, ठीक है, आपका ज्योग्राफर था, भूगोलवेत्ता था। इसने मैप बनाया था। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि इसने 1154 जो सीई है, जिसको आप लोग एडी भी बोलते हो, देखिए एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, ठीक है, और सीई का मतलब होता है कॉमन ईरा, दोनों एक ही बात है। तो 1154 सीई या एडी के अंदर में इसने जो है मैप बनाया था। बट एक मैप में गलती थी, क्या गलती थी? मैप इसने उल्टा बनाया था, श्रीलंका को ऊपर में दिखाया और साउथ इंडिया को भी ऊपर दिखाया, मतलब उल्टा मैप बन गया था उसका, भारत का मैप उसने उल्टा बना दिया था, ठीक है। चलिए, बाकी जो है फ्रेंड्स, आपको भारत के कई सारे शहर जैसे कि कन्नौज वगैरह के नाम भी इसमें अरबी भाषा में लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। तो अल इदरीसी एक अरब ज्योग्राफर था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के एग्जाम के अंदर में, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, कौन से वाले समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी की, तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का ही एक अखबार था। आपको पता है मैंने यंग इंडियन के बारे में आपको बताया था, यंग इंडिया, ठीक है, एक यंग इंडिया था और एक न्यू इंडिया था। आप लोग बताएंगे मुझे कि न्यू इंडिया नाम का जो अखबार है वो किसने निकाला था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। तो आप लोग बताइए जल्दी से कि यंग इंडिया गांधी जी ने निकाला था, इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने निकाला था, नवजीवन भी गांधी जी ने निकाला था। लेकिन जो युगांतर नाम का जो अखबार है फ्रेंड्स, ठीक है, ये गांधी जी के द्वारा निकाला नहीं गया था, ठीक है। तो बरिंदर कुमार घोष एक व्यक्ति थे फ्रेंड्स, उन्होंने जो है यहाँ पर में इसको निकाला था, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। भूपेंद्र नाथ दास, ठीक है, और भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंदर कुमार घोष, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, प्लस बरिंदर कुमार घोष, बरिंदर कुमार घोष, ठीक है, इनके द्वारा निकाला गया था। बरिंदर कुमार घोष जो है फ्रेंड्स, ये अरबिंदो घोष के भाई थे, ठीक है। अरबिंदो घोष जो थे ना, अरबिंदो घोष उनके छोटे भाई थे ये, ठीक है, अरबिंदो घोष, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो युगांतर नाम की जो पत्रिका है ये इन्होंने निकाली थी, ये भी याद रखना है। अच्छा, युगांतर नाम की पत्रिका कौन से वाले जो है एक आंदोलन या फिर एक समिति से संबंधित थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, प्लीज याद रखिएगा आप सभी लोग। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो आप लोगों का अनुशीलन समिति, अगर आप लोगों को पता हो फ्रेंड्स, अनुशीलन समिति, ठीक है, ये एक समिति थी जो एक क्रांतिकारी समिति थी, अनुशीलन समिति, ठीक है, उसका एक उसी का अखबार था। तो युगांतर जो है, युगांतर कौन सी वाली जो है समिति से जुड़ा हुआ था? अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ था युगांतर नाम का अखबार, ठीक है। बरिंदर कुमार घोष इसके पहले संपादक थे, बरिंदर कुमार घोष,
घोष, ठीक है, उन्होंने अनुशीलन समिति का प्रचार प्रसार करने के लिए ही ये अखबार बनाया था, युगांतर अखबार, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए, तो युगांतर गांधी जी के जीवन से रिलेटेड नहीं है, वो नौ अनुशीलन समिति के जो सदस्य थे बरिंदर नाथ दत्त और भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंदर कुमार घोष, उनसे संबंधित है ये, ठीक है, गांधी जी से संबंधित नहीं है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब लागू हुआ था? 45वीं बीपीएससी का क्वेश्चन। मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना कि आप लोगों को फ्रेंड्स आपके जो है 10 से भी ज्यादा एग्जाम्स क्लियर कराने के काबिल बना देंगे आपको इस सेशन के जरिए। तो ये केवल बोलने के लिए नहीं है, एक्चुअल में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बनाने की काबिलियत रखते हैं लोग, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूं आप लोगों से बंगाल का विभाजन कब लागू हुआ था, तो बंगाल का विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। कितने बच्चों ने सही आंसर लगा दिया है कमेंट के अंदर में हाथ ऊपर करके बता देंगे, ठीक है। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड जल्दी जल्दी से, ताकि आप लोग जो है जितने भी सेशंस आने वाले हैं वो सारे के सारे सेशंस जो है आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था, ठीक है। 1905 से 1911 तक ये लागू रहा। लॉर्ड कर्जन उस समय में भारत के वायसराय थे जिन्होंने इसकी घोषणा की थी। जुगांतर पत्रिका समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? इनमें से कौन थे? ठीक है, जयंता बंदोपाध्याय, हिमानी बनर्जी, बरिंदर कुमार घोष, नन ऑफ द अबव। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों का जुगांतर पत्रिका भी मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड्स, ठीक है, वो उसी का बंगाली वर्जन है, युगांतर और जुगांतर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो जुगांतर पत्रिका जो है आप लोगों की, ठीक है, जुगांतर युग अंतर, युग में बदलाव लाना, ठीक है, युग चेंज करने की बात कर रहे थे। बरिंदर कुमार घोष जो है फ्रेंड्स वन ऑफ द फाउंडर थे और इसके पहले संपादक भी थे। बरिंदर कुमार घोष किसके भाई थे? बरिंदर कुमार घोष जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, आपके अरविंदो घोष जो थे उनके भाई थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। सेशन को लाइक जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि यार आप लोगों के लिए अगर एफर्ट्स ले रहे हैं तो आप लोग उसको प्रतिसाद भी कर रहे हो। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में, भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी। भारतीय मैकियावेली किसको कहते हैं? ठीक है, हु इज नोन एज इंडियन मैकियावेली? जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग, इंडियन मैकियावेली किसको कहा जाता है? तो इंडियन मैकियावेली की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स आप लोगों से, तो इंडियन मैकियावेली के कहा जाता है कौटिल्य को, ठीक है। देखिए मैकियावेली कौन थे? मैकियावेली जो है फ्रेंड्स 15वीं शताब्दी के अंदर में एक जो है लेखक हुए, ठीक है, दार्शनिक हुए, जिन्होंने द प्रिंस नाम की पुस्तक लिखी थी। द प्रिंस, तो द प्रिंस नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? जिसके अंदर में जो है राज शास्त्र जो है उसके बारे में बताया गया आपका कि किस प्रकार से राजा ने शासन करना चाहिए। तो मैकियावेली जो है वो थे एक लेखक, दार्शनिक, ठीक है, राजनीति शास्त्र। तो वैसे ही हमारे भारत में कौटिल्य हुए, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है, कौटिल्य बोलो या चाणक्य बोलो एक ही बात है, चाणक्य है ना। तो कौटिल्य या चाणक्य जो है उन्हीं को भारतीय मैकियावेली कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो इनको यूरोपियन चाणक्य बोला जाना चाहिए मैकियावेली को, क्योंकि चाणक्य पहले हुए, मैकियावेली बाद में हुए। बट अब यूरोपियन लोग भारत आए थे, इसी वजह से उन्होंने कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली बोला। तो अभी तक वही हम लोग जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि कौटिल्य जो है या चाणक्य जो है इनको इंडियन मैकियावेली कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। देखिए जैसे मैकियावेली ने जो है द प्रिंस लिखी, वैसे ही तुम्हारे चचा का लड़का जो था चाणक्य, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जल्दी से कमेंट करके बता दो, चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या था? फास्ट। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं कौटिल्य की, तो कौटिल्य जो है आप लोगों का, ठीक है, चाणक्य जो है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जल्दी जल्दी से ऐसे ही लिखते रहिए आप लोग। सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? शोर मंदिर। अब ये शोर मंदिर जो है ना फ्रेंड्स, ये शोर लिखा इसलिए जाता है क्योंकि इंग्लिश अंग्रेजों ने इसको शोर टेम्पल नाम दिया हुआ है। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसको हम अगर प्योर हिंदी में लिखेंगे तो इसको बोला जाएगा तटीय मंदिर, ठीक है, तटीय मंदिर, क्योंकि तट के किनारे पर बने हुए मंदिर है ये, तटीय मंदिर। तो भाई महाबलीपुरम में तटीय मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम कहाँ है? या आप लोगों में अगर आप लोगों को याद हो तो एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि महाबलीपुरम जो है आप लोगों का तमिलनाडु के अंदर में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, तमिलनाडु में। मैं आप लोगों को एक हिंट देता हूं, महाबलीपुरम के अंदर में जो तटीय मंदिर है उसका निर्माण उसी व्यक्ति ने कराया है जिसने कांचीपुरम के अंदर में, कांचीपुरम में, ठीक है, जिसने कैलाशनाथ टेम्पल का कैलाशनाथ टेम्पल बनाया था, कैलाशनाथ टेम्पल जिसने बनाया है उसी व्यक्ति ने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं शोर टेम्पल बनाया था महाबलीपुरम के अंदर में। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? हिंट भी दे दिया आप लोगों को, तो आंसर जो है फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो आंसर रहेगा नरसिंह वर्मन 2, ठीक है, नरसिंह वर्मन 2।
इसने महाबलीपुरम के अंदर में तटीय मंदिरों का निर्माण कराया था। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ यहाँ पर में, आप लोग देखकर बड़े खुश होंगे। देखिए कितना प्यारा सा दिख रहा है, ठीक है। एरियल व्यू जो है इसका ऊपर से, तमिलनाडु के अंदर में महाबलीपुरम के अंदर में ये है आपका शोर टेम्पल, तटीय मंदिर या शोर, शोर मतलब वही होता है ना तट, तटवर्ती इलाका, तो तट पर है, इसी वजह से इसको शोर टेम्पल बोलते हैं। किसने बनाया था? ये बनाया था फ्रेंड्स महाबलीपुरम के अंदर में नरसिंह वर्मन दो ने। नरसिंह वर्मन दो को किस नाम से जाना जाता था? नरसिंह वर्मन दो को जो है फ्रेंड्स राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता था। ये आप लोगों ने देखा हुआ है, राजसिम्हा या राजसिंह के नाम से इसको जाना जाता था। ये लोग कौन से वंश के थे? पल्लव वंश के थे। अब थोड़ी सी बात महाबलीपुरम की कर लूं क्या? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं, अदरवाइज नहीं बताता। बता दूं आप लोगों को एक पॉइंट आपके एक्स्ट्रा के लिए, ठीक है, क्योंकि आपकी जॉब लगवानी है मैंने, और एक एक पॉइंट आप लोगों को फ्रेंड्स आगे बढ़ा देगा, ठीक है। हाथ ऊपर कर दीजिए आप सभी के सभी लोग अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि 3 पॉइंट्स जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, तो जल्दी जल्दी से जितने भी बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर में, मेरे को सभी बच्चों का सेशन को लाइक हो जाना चाहिए। मैं 3 पॉइंट एक्स्ट्रा बता दूंगा आप लोगों को यहाँ, ठीक है। सबसे पहली बात महाबलीपुरम के बारे में बताता हूं मैं आप लोगों को। महाबलीपुरम किसने बनाया था? ठीक है, तो महाबलीपुरम नाम का जो शहर है पुरम, ये शहर जो है आप लोगों को मिलेगा तमिलनाडु के अंदर में। इसका एक्चुअल जो नाम है वो नाम उसका जो रखा गया था पहले वो था ममल्लापुरम। ममल्लापुरम क्यों रखा गया था ममल्लापुरम? क्योंकि ये एक राजा था ममल्ला नाम का, उसने बनाया था। ये किसका निकनेम था ममल्ला? नरसिंह वर्मन एक का, नरसिम्हा वर्मन एक। नरसिंह वर्मन एक कौन था? नरसिंह वर्मन दो का परदादा था, ये याद रखना आप लोगों ने। तो नरसिंह वर्मन एक जो थे उन्होंने महाबलीपुरम या ममल्लापुरम शहर की स्थापना की थी। उसी शहर में उसके पर पोते नरसिंह वर्मन दो ने जो है तटीय मंदिर बनाया था। ये आप समझ में आया क्या आप लोगों को? बताओ, अब समझ आया? ठीक है, महाबलीपुरम नाम का शहर तमिलनाडु में है, इसको ममल्लापुरम के नाम से स्थापित किया गया था, अब हम उसको महाबलीपुरम बोलते हैं। ममल्लापुरम इसलिए बोला जाता था उसको पहले क्योंकि ममल्ला नाम किसका था? नरसिंह वर्मन एक का नाम था ममल्ला, नरसिंह वर्मन एक का ममल्ला नाम था प्यार से, तो ममल्लापुरम बना, ममल्लापुरम से महाबलीपुरम हो गया वो, ठीक है। और उसी महाबलीपुरम के अंदर में इसके पर पोते नरसिंह वर्मन दो ने वहां पर में तटीय मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए, तो महाबलीपुरम शहर की नींव किसने रखी? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में दे देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। आप लोगों के हिसाब से आंसर क्या होंगे जल्दी बता दीजिए। सर केवीएस की बैच भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप केवीएस की बैच के अंदर में भी जुड़ सकते हो, DSSB की, ठीक है। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई का तो न्यू बैच आज ही स्टार्ट हुआ है आप लोगों का, केवीएस की बैच भी अभी स्टार्ट हुई है। आप सभी लोग जुड़कर जो है अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि महाबलीपुरम के अंदर में है ये आप लोगों का शोर टेम्पल। आपको पता है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में। टीआरई 4 की बैच में, केवीएस के अंदर में, DSSB में, सुपर टेट के अंदर में, बाकी की जितनी भी आपके कोर्सेज है उनके अंदर में मैंने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जितनी यूनेस्को साइट्स है वो सारी की सारी पढ़ाई है। और अभी इसके अंदर में जो ऐड हुए ना नए वाले जो आपके ऐड हुए यूनेस्को के अंदर में, वो भी मैं जल्द ही करवाने वाला हूँ 2 से 3 दिन के अंदर में। तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट आप लोगों को जो है यूनेस्को फिर से एक बार वापस से पूरे के पूरे वापस से याद करवाने वाला हूं मैं, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, चलिए, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको पूरा करवाया हुआ है ऑलरेडी, हर एक पॉइंट याद कराया, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन मैंने करवाया आप लोगों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर में। वापस से जो है अब 100 क्वेश्चन लेकर करवाऊंगा आपको पेड क्लास के अंदर में, सारे के सारे याद करवा दूंगा। नाउ फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि क्या आप लोग बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी जानना चाहते हो? अगर हाँ, तो आपको बता दूं कि कृष्णा वन जो था ये जो है जो कृष्णा वन है आप लोगों का राष्ट्रकूट वंश का राजा था, राष्ट्रकूट वंश का राजा था। उसने एल्लोरा के अंदर में, एल्लोरा कहां पर में? महाराष्ट्र के अंदर में, औरंगाबाद या जिसको संभाजी नगर बोला जाता है वहां पर में उसने कैलाश, ठीक है, कैलाश, ठीक है, टेम्पल बनाया था। कैलाश नाथ नहीं है, कैलाश टेम्पल, कैलाश टेम्पल। देखो, एक है कैलाश नाथ टेम्पल जो कांचीपुरम में कैलाश नाथ टेम्पल, और एक है कैलाश टेम्पल केवल, वो है कृष्णा वन ने बनाया था, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग, कृष्णा वन ने। और ये क्वेश्चन DSSB 2014 के एग्जाम में आया था, आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। केवीएस के DSSB के अंदर में आ चुका है, आगे में केवीएस में सुपर डेट में कहीं भी पूछा जा सकता है। राजा वन जो है इन्होंने बनाया था फ्रेंड्स, ठीक है, तंजावुर के अंदर में, तंजावुर के अंदर में उन्होंने बनाया था बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल।
अगर आप चाहते हो कि इन सभी के ऊपर में भी मैं क्वेश्चन ले लूं तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, मैं आप सभी को इन सभी के ऊपर में क्वेश्चंस ले लूंगा, हर एक पॉइंट के ऊपर में क्वेश्चन ले सकता हूं मैं। मैंने आपसे कहा ना कि साउथ इंडिया की हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जो आप लोगों को नंबर दिलाती है, बाकी लोग जो है नहीं कर पाते, आप लोग कर पाओगे। ठीक है, अगर चाहते हो तो बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए जरूर करवा दूंगा सारी की सारी चीजें। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI जो खुदाई का काम करती है और पुराने जमाने में जो चीजें यूज होती थी या पुराने समय के लोग किस तरीके से रहा करते थे उसके बारे में आप लोगों को जानकारी प्रदान करती है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है किस साल हुई थी और इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे ये बताना है आप लोगों ने। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे तुम्हारे मामा का लड़का अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1861 के अंदर में, ये याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो दिल्ली के अंदर में है इसका हेडक्वार्टर, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। ओके, इसकी स्थापना जिस साल हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय। ठीक है, वायसराय कौन था उस समय में? तो उस समय में था वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या बना? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 के अंदर में, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय, मतलब वायसराय का मतलब भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी, तो भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, वायसराय था। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का बाद में जाकर पहला डायरेक्टर जनरल कौन बने? अलेक्जेंडर कनिंगम। इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। एचटेट में आया था क्वेश्चन, एचटेट के अंदर में। ठीक है, एचटेट में फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? भारत में भारतीय पुरातत्व विज्ञान या पुरातत्व विभाग का जनक किसको कहा जाता है? मतलब कि भारत में खुदाई करके पुरानी चीजों को पता करना, इसका जनक किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर में, जल्दी बताइए आप लोग। अंडमान आइलैंड जो है वो पूरा का पूरा सक्रिय ज्वालामुखी है। निकोबार आइलैंड, पहली बात तो अंडमान आइलैंड जो है फ्रेंड्स, ये एक कोई आइलैंड नहीं है, द्वीप समूह है। निकोबार द्वीप कोई द्वीप नहीं है, द्वीप समूह है। बैरन आइलैंड, ठीक है, पंबन आइलैंड। तो आप लोगों का जो आंसर है फ्रेंड्स, भारत के अंदर में एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी मतलब जो फट सकता है, बाकी कोई नहीं फटने वाले। ठीक है, सब शांत हो गए। तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है बैरन आइलैंड। ठीक है, बैरन आइलैंड, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का। तो बैरन आइलैंड जो है फ्रेंड्स एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आप लोगों का, ये अंडमान निकोबार के अंदर में आप लोगों का है। और इसका फर्स्ट इरप्शन जो हमने नोट किया वो जो है फ्रेंड्स 18वीं शताब्दी के अंदर में किया था आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा जो है इसने अभी कुछ सालों में फिर से फटना स्टार्ट किया, 2017 में अभी इसको ये फटा था फिर से। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर में बैरन आइलैंड, ये हमारा मेन लाइन इंडिया है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें अंडमान द्वीप समूह के उत्तर के अंदर में, उत्तर पूरब के अंदर में बैरन आइलैंड है, वो भारत का ही पार्ट है, अंडमान द्वीप समूह का पार्ट, एक्टिव है, ये एक्टिव वॉल्केनो है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। ठीक है, भारतीय क्षेत्र के दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से? दो ही ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, एक तो आप लोगों का सक्रिय ज्वालामुखी और एक टाइप फिश हो चुका है वो। ठीक है, तो देखिए एक है आप लोगों का फ्रेंड्स बैरन आइलैंड, अभी आपको बताया बैरन, ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी मतलब फट सकता है, एक्टिव है भाई, फट सकता है कभी भी, अभी नहीं फट रहा लेकिन फट सकता है। 2017 में थोड़ा बहुत हलचल उसमें देखने के लिए मिली थी, हम लोग घबरा गए थे कि भाई फटेगा तो वहां पर में फिर से जो है राख राख हो जाएंगी, उधर में फिर कनेक्टिविटी हमारी कट जाती है, उसके साथ में अंडमान द्वीप समूह के साथ में कनेक्टिविटी कट जाती है, फिर वहां से जो शिप वगैरह जाते हैं उनपे भी असर पड़ता है। तो बैरन आइलैंड है, और एक है आप लोगों का नारकोंडम। नारकोंडम जो है वो डोरमेंट है भाई, वो शांत हो गया, अब नहीं फट रहा, बोले मैं हो गया अपना काम। ठीक है, लेकिन बैरन जो है कभी भी फट सकता है, तो बैरन आइलैंड के ऊपर में कभी जाने का नहीं। ठीक है, सोच भी रहे होंगे तो जाने का नहीं। हाँ, नारकोंडम पे चले जाओ। ठीक है, आप लोग कहा है नारकोंडम, बैरन आइलैंड, चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो एक्टिव आइलैंड आप लोगों का कौन सा है? ठीक है, बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड लेकर चलूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखिए आप लोग फ्रेंड्स, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप लोगों का, यहाँ पर में अगर आप जाओगे तो ये बैरन आइलैंड है आप लोगों का। बैरन आइलैंड जो है वो ये आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है, पोर्ट ब्लेयर से 138 किलोमीटर दूर आपका। उसके और ऊपर में जाओगे नारकोंडम आइलैंड है आप लोगों का, ये ठुस हो चुका है। ठीक है, ये नहीं फटेगा नारकोंडम, नारकोंडम चले जाना, वो डोरमेंट हो चुका है अभी। लेकिन
बैरन एक्टिव है, तो नारकोंडम और बैरन ये दो ही वोल्केनो है हमारे पास में, एक फुस और एक एक्टिव। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में सभी लोग, जल्दी से सभी लोग लिखेंगे कि कौन कौन से दो आइलैंड, कौन से दो हमारे पास में जो है फ्रेंड्स ज्वालामुखी है। ठीक है, एक नारकोंडम और एक बैरन। नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं, व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टैब्लिश, भारतीय जो मानव अधिकार आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग, बीपीएससी टीआरई 1 में आ चुका है ये क्वेश्चन ऑलरेडी। ठीक है, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताएंगे आप। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो स्थापना है, जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए आप लोग। तो देखो फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करूं आप लोगों से, तो इसकी स्थापना ना तो 1990 में हुई थी, ना 91 में, ना 92 में। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना? फिर 1993 के अंदर में हुई थी फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो आंसर इसका हो जाएगा नन ऑफ। ठीक है, इसके बारे में पूरा का पूरा अगर आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैं इसके ऊपर में अब आप लोगों की जो है फ्रेंड्स रिवीजन क्वेश्चंस आप लोगों के लेने वाला हूं मैं। ठीक है, तो इसको प्लीज याद रखिएगा आप लोग। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। अब आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। तो आंसर इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ध्यान से समझिए आप लोग, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, इसके ऊपर में कानून बनाया गया था 1993 में। मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है आप लोगों की। स्टैट्यूटरी बॉडी या सांविधिक निकाय का मतलब होता है जिसको कोई कानून बनाकर अस्तित्व में लाया गया हो। तो क्या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये आयोग को बनाने के लिए हमारी संसद ने कोई कानून पास किया है? हाँ या ना, बस इतना बताओ पहले। जी हाँ, 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट पास किया गया था, NHRC एक्ट पास किया गया था। ठीक है, तो कानून बना है संसद के अंदर में, तो वो क्या है आपका? एक सांविधिक, या आप लोगों की क्या है, एक, ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स, एक सांविधिक या फिर स्टैच्यूटरी, इंग्लिश में स्टैच्यूटरी और हिंदी में उसको सांविधिक निकाय। संवैधानिक अलग होता है, संवैधानिक मतलब जिसका संविधान में उल्लेख है, इसका कोई संविधान में कोई आर्टिकल नहीं है इसका, इसको कानून के जरिए बनाया गया, तो सांविधिक है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, मेंबर होते हैं इसके अंदर में, और अलग अलग जो आयोग है, नेशनल वुमेन्स कमीशन, ठीक है, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। मतलब ये मल्टी बॉडी जो है, ये एक आप लोगों की क्या है, आयोग है। मतलब एक से ज्यादा मेंबर है इसके अंदर में, अध्यक्ष है और बाकी और भी मेंबर है इसमें। चलिए, रिवीजन के ऊपर में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर में जो हमारी क्लास नंबर 2 हुई थी उसके कुछ रिवीजन क्वेश्चन आप ही लोगों ने कहा था कि सर ठीक है रिवीजन करवा देना। मैंने कहा था कि अगर आप लोगों का रिस्पांस रहेगा तो मैं रिवीजन भी करवाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? मतलब उनको कभी उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। देखिए, आरपीएफ एसआई के पेपर में आया था क्वेश्चन, कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर में भी आया हुआ क्वेश्चन, आप लोग जाके चेक भी कर सकते हो इसको। ठीक है, मैंने डेट के साथ में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया पूरा का पूरा, आप लोग रीच चेक कर सकते हो। तो आपसे जब कहा जा रहा है कि 10 से ज्यादा आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो इस सीरीज में, तो बिल्कुल आप 10 से भी ज्यादा एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो भाई नीलम संजीव रेड्डी जो है 1977 में जो चुने गए थे, ये आप लोगों के चुने गए थे फ्रेंड्स निर्विरोध। ठीक है, ये याद रखना है, उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। एकमात्र व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट मतलब कि कोई पार्टी से खड़े नहीं थे, वो फिर भी जीत गए। ठीक है, कांग्रेस ना उस समय बीजेपी तो थी नहीं, जैसे आज मैंने एक बजे वाली क्लास में भी बताया बच्चों को जो बीपीएससी के क्लास में थे। ठीक है, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है सारी क्लासेस अच्छे से देखिए जो भी आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है, निर्विरोध चुने गए थे। और इसके अलावा ये भारत के लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके, एकमात्र राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष और राष्ट्रपति दोनों रहे, नीलम संजीव रेड्डी। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इंडिपेंडेंट खड़े होकर कोई जीता है राष्ट्रपति का चुनाव, तो वो थे वीवी गिरी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG की नियुक्ति कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना, हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, CAG का आर्टिकल क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये देखिए, आप लोगों का आंध्र प्रदेश एसएसबी की एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? मैंने आप लोगों से पूछा है CAG का आर्टिकल क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है आपका CAG, इसका आर्टिकल जो है 148 है। ये याद रखना आप लोगों ने, आर्टिकल नंबर 148 पूछा जा सकता है आप लोगों से। और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है? ये आप लोगों का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आप लोग खुद देख सकते हो। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या? संविधान के अंदर में इसका कोई उल्लेख है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि क्या इसका कोई कानून बनाया गया है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यकारी निकाय है, मतलब बिना कानून बनाए इसको बना दिया गया है? मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव? इसका आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में जरूर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताते जाइए इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है आपकी, इसका कानून बनाया गया है, वैधानिक निकाय है आप लोगों का, इसको सांविधिक निकाय भी बोलते हैं। ठीक है, सांविधिक, ठीक है, वैधानिक को ही सांविधिक निकाय भी बोला जाता है। तो वैधानिक और सांविधिक जो है ये पर्यायवाची शब्द है, स्टैट्यूटरी बोला जाता है उसको इंग्लिश के अंदर में। ठीक है, याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तभी जो है मजा आएगा आप लोगों को और ज्यादा जो है स्पीड में क्वेश्चंस करवाने में। तो जितने भी लोग हैं सभी लोग सेशन को जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहिए। ठीक है, बक्सर की लड़ाई जो है उस समय में बंगाल का नवाब कौन था? ठीक है, पश्चिम बंगाल पीसीएस की एग्जाम के अंदर में पूछा गया आप लोगों का, सिविल सर्विसेज की एग्जाम के अंदर में, बताइए आंसर क्या है? देखिए, अगर मैं बात करूं बक्सर की लड़ाई जो है फ्रेंड 1764 में हुई थी, एक नंबर तो यहां भी बन गया आप लोगों का। ठीक है, इस समय बंगाल का नवाब कौन था? अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो उस समय में जो है बंगाल का जो नवाब था वो था मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम, सभी लोग लिख लीजिए। बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में और उस समय बंगाल का जो नवाब था वो था मीर कासिम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाने की बहुत बहुत अधिक संभावना है। ठीक है, बहुत अधिक संभावना बनती है आप लोगों की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए। बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन आप देखिए कितना है जो है यहाँ पर में एक स्ट्रेटेजिक वे के अंदर में हम लोग इस क्वेश्चन तक पहुंचे, जिससे कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। मानव अधिकार जो आयोग है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके बारे में कौन सा वाला पॉइंट सही है ये बताइए आप लोग। अब आप लोग बता सकते हो इसका आंसर। देखिए, अगर मैं बात करूं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल सही बात है, सांविधिक निकाय है, सही बात है। ठीक है, ये सही है आप लोगों का। 1993 में, बिल्कुल 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही बात है ये आपका। ठीक है, तो सेकंड वाला भी सही है। ठीक है, जैसे ही दो सही हो गए तो मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उसमें करेक्शन कर लेना आप लोग नीचे में, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। एक बहुसदस्यीय निकाय है, मल्टी मेंबर्ड बॉडी। जी हाँ, इसमें एक चेयरमैन होता है, 3 मेंबर होते हैं उसके, और साथ ही साथ कुछ एक्स ऑफिशियो चेयर मेंबर्स होते हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, उसके जो अध्यक्ष होंगे वो इसके मेंबर बन जाएंगे अपने आप। एससी एसटी कमीशन, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, उसके जो अध्यक्ष होंगे वो अपने आप इसके अध्यक्ष बन जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत सदस्य निकाय भी है आपका। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव यहाँ पर में आंसर होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों से सही वाला पूछा है, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव डी। कितने लोगों ने आंसर लगाया? हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, देखिए जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर करते रहेंगे अगर सही हो गया आंसर तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फिर से क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर में। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको एग्जाम 10 से ज्यादा एग्जाम को क्लियर करने लायक आप लोगों को बना दूंगा। ठीक है, 10 से भी ज्यादा एग्जाम क्लियर करने लायक आप लोगों को बना दिया जाएगा। जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की गई थी 1993 में। डेट आप लोग बता सकते हो क्या कमेंट करके? ठीक है, डेट बताइए जल्दी जल्दी से, ताकि आप लोगों को यहाँ पर देख सके कितने लोग सही आंसर कर पा रहे हैं। डेट बता देंगे जल्दी से आप लोग। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द आपके जो है साइंस की भी आप लोगों की क्लास होने वाली है, लेकिन जल्दी जल्दी से हम लोग पहले यहाँ पर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे दक्षिणी हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? देखिए फ्रेंड्स, हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, 1 2 3, अगर आप लोग यहाँ देख पा रहे हो तो 1 2 3 इस तरह से 3 श्रेणियों के अंदर में इसको बांटा गया, 3 पार्ट के अंदर में। जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, सबसे ऊपर मतलब सबसे नॉर्थ वाला, उसको कहा गया है फ्रेंड्स आप लोगों का हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं इसको, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय भी बोलते हैं, वृहद हिमालय, हिंदी में वृहद हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय, यहां पर में ही सबसे ऊंची ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं ये आपको यहीं पे मिलेंगी, ग्रेटर हिमालय में। सेकंड नंबर पे जो है आप लोगों का वो है आपका हिमांचल, हिमांचल, हिमांचल जिसको लेसर हिमालय बोलते हैं, लेसर हिमालय। ठीक है, हिमालय। ठीक है, और हिंदी में उसको बोलते हैं हिमांचल हिमालय। ठीक है, हिमांचल हिमालय सेकंड नंबर वाले को। और जो थर्ड नंबर वाला है आप लोगों का सबसे नीचे में, ठीक है, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है सबसे नीचे वाला, इसको कहते हैं आप लोग शिवालिक। क्या कहते हो? शिवालिक, सबसे नीचे वाले को। तो आपसे सबसे दक्षिणी पूछा है ना, सबसे दक्षिण में कौन सा है? शिवालिक है, सबसे नीचे वाली। ठीक है, तो सबसे दक्षिण के अंदर में शिवालिक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग।
तो उत्तर से नीचे तक आप लोग आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। हिमाद्री, हिमांचल और शिवालिक लिख दीजिए आप लोग ऊपर से नीचे तक। तो ऊपर नॉर्थ से लेकर साउथ तक हिमाद्री, हिमांचल, शिवालिक, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, प्लीज याद रखिएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी प्राप्तकर्ता कौन थे। ठीक है। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स, आप लोग मुझे ये भी बताएंगे कि अब तक जो है कितने जो लोग हैं उन लोगों को भारत रत्न से, कितने विदेशी लोग हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। कितने विदेशी है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है अब तक। बहुत बढ़िया, कंटिन्यूसली आप लोगों के आंसर्स यहाँ पर में आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, दो विदेशी ऐसे हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया विदेशियों को। एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। इनको किया गया था फ्रेंड्स 1980, ठीक है, 7 के अंदर में। ओके, तो ये आप लोग एक पॉइंट याद रख लोगे कि भाई ये सबसे पहले विदेशी व्यक्ति थे जिनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद में जो दूसरे व्यक्ति थे, यहाँ पर में बोला गया है पहले प्राप्तकर्ता कौन है, तो पहले जो थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड नंबर पे थे 1990 में प्राप्तकर्ता नेल्सन मंडेला, ये साउथ अफ्रीका से थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका से थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। आप लोगों को नेल्सन मंडेला के बारे में बता दूं कि नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला डे, नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। ठीक है, आप लोगों का 18 जुलाई को, 18 जुलाई को मनाया जाता है उनके बर्थडे के दिन, नेल्सन मंडेला डे। ठीक है, ये भी याद रख लेना आप लोगों ने। ठीक है, इन्हीं के ऊपर में मनाया जाता है, इनके नाम के ऊपर में। ये सेकंड नंबर के प्राप्तकर्ता थे। तो केवल 2 ही लोग ऐसे हुए हैं विदेशी जिनको भारत रत्न से दिया गया है सम्मानित। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, और नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये दोनों के दोनों पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, कमेंट के अंदर में लिख दो जल्दी से। ठीक है, ताकि आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। सभी के सभी बच्चे लिख देंगे जल्दी से, याद हो जाए आप लोगों को। नेक्स्ट, नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का, इस क्वेश्चन को कौन बनेगा करोड़पति के अंदर में पूछा गया था। मैं चाहूंगा कि इसका जो है देखते कितने लोग